हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। भाई सबसे लेंदी चैप्टर है आपका 12th क्लास का, सबसे लेंदी। इससे बड़ा कोई चैप्टर ही नहीं है भाई पूरी 12th में। समझ लो 3-4 चैप्टर की इक्वल लेंथ है इसकी अकेले। डेरिवेटिव, एओडी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सब मिला लो और ये अकेला। ठीक है, वेटेज नहीं है उतनी 4 चैप्टर जितनी, बट लेंदी तो है, करना भी है ही। ठीक है, 2 पार्ट्स में करेंगे भाई इसको। होमवर्क आएगा इसमें थोड़ा सा, पर टेंशन ना लो, जिस दिन ये ख़त्म यूँ समझ लो बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 पार्ट्स में पढ़ना है। इंटीग्रेशन होता क्या है भाई, देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हो ना, डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा प्रिमिटिव भी कहते हैं। कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है प्रिमिटिव निकालो इसका, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो याद रखना इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव एक ही बात है। ठीक है, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे भाई, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में तो फ़र्क समझ ही गए होंगे, जैसे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस, रिजल्ट इज़ इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस, रिजल्ट इज़ डेरिवेटिव। ठीक है, 2 पार्ट्स में पढ़ना है, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट में ही लगता है ज़्यादा टाइम, डेफिनेट तो छोटा ही है इसके कंपैरिजन में, बट इंडेफिनेट सारा यूज़ होगा डेफिनेट में, तो ये करना ज़रूरी है पहले। ठीक है भाई, अब होता क्या है देखो, ये जो ये सांप सा बनाया हुआ है ये इंटीग्रेशन का साइन है भाई। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो dx लिखा है इसको आप dx नहीं पढ़ोगे, ये कह रहा है एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डेरिवेटिव में हम डिनोमिनेटर में dx लिखते थे, यहाँ पे हम ऐसे इनटू में dx लिखते हैं। सब काम उल्टा चलता है डेरिवेटिव से। ठीक है, तो आपको पता है एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अब ये प्लस सी क्यों लगाया, अभी इसका फंडा समझाता हूँ। फिलहाल तो ये समझ गए ना कि एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, इसीलिए एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, एफ एक्स। तो 2 पार्ट्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डिटेल में डेफिनेट को जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ बस, कि इनडेफिनेट में ऐसे कोई लिमिट नहीं लिखी होगी, ऊपर और नीचे कोई लिमिट नहीं लिखी होगी, जैसे ये लिखी है ए से लेके बी तक। ये कह रहा है एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करो ए से बी तक। ठीक है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे मैंने लिख दिया है, छोड़ो आप मत पढ़ो, जब करेंगे तब की तब देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने इनडेफिनेट पढ़ना है, बात ख़त्म, जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं दी होगी कहाँ से कहाँ तक करना है। इसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है, क्या इससे रिजल्ट क्या निकलता है, एरियाज़ निकलते हैं इससे, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब ये सी का क्या फंडा है। अब बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं आपको कहता है एक फंक्शन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो मेरे को तो लग रहा है 2x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलो एक और फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 10, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2x आ जाएगा। आ जाएगा। चलो एक और फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू, सिर्फ एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ इस बारी। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कर दूँ एफ डैश एक्स, तो भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आ गया ना। तो आपको दिख रहा है तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या है, 2x है। चलो अब आपको मैंने बताया डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। मतलब जब मैं इनकी इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस वो फंक्शन आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि भाई एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एफ एक्स होती है कि नहीं। अच्छा, एफ डैश एक्स देखो तीनों में सेम है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, तो एफ डैश एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2x। समझ रहे हो, एफ डैश एक्स क्या था, 2x, इधर भी 2x था, इधर भी 2x, मैंने एफ डैश एक्स की जगह 2x लिख दिया। अब 2x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले छोड़ो, अभी हमें नहीं पता, कुछ भी छोड़ो उसको। आपको बताया इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, उल्टा कर देता है।
कि जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया ये आया, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आना चाहिए। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आना चाहिए। ऐसे इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये आनी चाहिए। सेम इधर है। अब 2x इन तीनों का डेरिवेटिव था, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो तीनों में से क्या आएगा, ये तो दिक्कत हो गई या नहीं हो गई भाई? देखो यहाँ पे कांस्टेंट 2 था, डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट 10 था, डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट था ही नहीं, डेरिवेटिव 0। तो अब 2x देख के मुझे कैसे पता चलेगा फंक्शन में कांस्टेंट क्या था? ये तो फंक्शन मेरे पास है, क्वेश्चन में मुझे सिर्फ उसका डेरिवेटिव दिया होगा 2x, तो मुझे कैसे पता चलेगा जो एक्चुअल फंक्शन था उसमें कांस्टेंट क्या था? नहीं पता लग पाएगा ना भाई, इसीलिए तो इनडेफिनेट कहते हैं इसको। तो क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम कह देते हैं भाई इसकी जो इंटीग्रेशन है ना वो कुछ x² + c जैसी रही होगी, कि x² तो होगा ही, साथ में एक कांस्टेंट होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो 0 हो, क्या पता वो 2 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो। समझ गए ना बात? कि अब भाई हम इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे x² + c का तो क्या आएगा? x² का 2x आ जाएगा, c का क्या आएगा? 0। सही है ना? तो c चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता फंक्शन में क्या कांस्टेंट था। उसी को बैलेंस करने के लिए हम साथ में एक अननोन कांस्टेंट लगा देते हैं c। ठीक है भाई? तो जब भी f' की इंटीग्रेशन करेंगे fx तो लिखना है, साथ में एक +c भी लिखना है। ठीक है? हो गया क्लियर? जिनको हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद c ज़रूर लिखना है। ठीक है मेरे भाइयों? चलते हैं अब देखते हैं इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज़। सारी की सारी डेरिवेटिव के उल्टी है बिल्कुल। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो ये आइडेंटिटीज़ जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है? देखो क्या कह रहा है, x की पावर n की अगर इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? ये dx तो सब में ही लिखा है, ये बात तो दिमाग में सेट कर लो भाई। dx तो लिखा ही होगा हर जगह, दिखाएगा ना किसकी रिस्पेक्ट में करना है। इंटीग्रेशन में एक बात बहुत अच्छी है भाई, जो लिखा है यहाँ पे वही वेरिएबल है। जैसे dx लिखा है, आपने उसमें पढ़ा था ना y भी वेरिएबल होता था, इम्प्लिसिट फंक्शन वगैरह भी पढ़े थे। इंटीग्रेशन में आपके पास ऐसा यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है 12th में। जो d के साथ लिखा है वही आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। dx लिखा है ना तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये x की पावर n है, तो x तो वेरिएबल हो गया, पावर कांस्टेंट हो गई। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ये देखो, वहाँ पे क्या होता था, पावर एक कम हो जाती थी, यहाँ पे बढ़ रही है ना? वहाँ पे डिवाइड हो जाती, आगे मल्टीप्लाई होती थी पावर, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, बिल्कुल उल्टा है। और आपको समझना है कि कैसे आया, तो सिंपल है, आप इसका डेरिवेटिव करो, आपको ये दिख जाएगा। किसी भी फॉर्मूले को आपको समझना है, किसी भी फॉर्मूले को, बस आप बिंदास इधर डेरिवेटिव करो, अपनी RHS का डेरिवेटिव करो, आपको LHS मिल जाएगी। इसका डेरिवेटिव ये है तभी तो इसकी इंटीग्रेशन ये है। ठीक है ना? करके देख लो इसका डेरिवेटिव, कॉपी पेन लो, हाथ चलाओ, आपको पता चलेगा। लिखो तसल्ली से इसको, इसका डेरिवेटिव करो, यही आएगा, x की पावर n ही आएगा। ठीक है? ऐसे k कोई कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी हो तो kx, भाई kx का डेरिवेटिव k ही तो होता है, पता है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, इसलिए 1/x की इंटीग्रेशन log x। इसका रूट x का पता है ना क्या होता है? 1/2 रूट x, तो 2 कट जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1/√x, इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन ये। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो ex की इंटीग्रेशन भी ex। a की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव? a की पावर x इंटू लॉग ए, उस लॉग ए से ये लॉग ए कट जाएगा, क्या बचेगा? ax, इसीलिए ये। ठीक है ना? कोई भी समझ सकते हो आप, डेरिवेटिव करो पता लग जाएगा। देखो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव, और माइनस एक इधर भी है तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसीलिए साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस। सारे यही हैं भाई, क्या समझाऊँ इनमें? ठीक है? आप किसी का भी डेरिवेटिव कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको सारी याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, सारी की सारी याद करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इन आइडेंटिटीज़ को याद करो, वीडियो को यहीं पे रोक दो, बंद कर दो फ़ोन, ये सारी लिखो, इन्हें याद करो, उसके बाद आगे की वीडियो देखो। ठीक है? मैं सोच रहा था 2 पार्ट्स में बना दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है 10 मिनट की वीडियो बनाने का। तो ये याद रखो, ध्यान से सुन लो, आगे की वीडियो देखने में मज़ा तभी आएगा, क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे जब आपको ये सारे याद होंगे अच्छे से। ठीक है ना?
समझ तो आ ही जाएंगे, डेरिवेटिव करोगे इसका ये आ जाएगा, बट याद होने बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। तो ये लिख लो, वीडियो बंद कर दो, इनको याद करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, जो भी लग रहा है, याद करके फिर आगे की वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जब कराने जा रहा हूँ तो मैं ऐसा मान के चलूँगा आपको सब याद है, फटाफट आइडेंटिटीज़ लगाऊंगा। समझ नहीं आया तो तुम्हारी गड़बड़ है, मेरी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आ गया भाई क्वेश्चन, कह रहा है x की पावर 4 की इंटीग्रेशन करो, x की पावर n की इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, x की पावर n+1, x की पावर क्या करते हैं n+1, एक बढ़ा देते हैं पावर, तो 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नई पावर आ गई उसी से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। x की पावर n की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर को एक बढ़ा देते हैं, एक से इंक्रीज कर देते हैं, फिर जो नई पावर आ गई उसी से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। तो ये आ गया x की पावर 5/5 प्लस c तो आपको पता ही है इंडेफिनेट में हर जगह लगाना है, ठीक है। dx का कुछ नहीं करना, पता है ना, dx मतलब दिखा रहा है कि x वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। अब इसकी करनी है, तो स्क्वायर रूट x की इंटीग्रेशन का स्ट्रेट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे x की पावर हाफ, लिख सकते हैं x की पावर हाफ, सही है ना। अब वही x की पावर n वाला फंडा लग जाएगा, तो क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, हाफ में 1 ऐड करूँगा तो भाई 3/2 होता है वो, ठीक है। और फिर जो नई पावर आ गई उसी से डिवाइड कर दो, 3/2 प्लस c, हो गया, ठीक है। अब जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये x की पावर 3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो पावर -3 हो जाएगी। अब कर दो, क्या करेंगे, वही पावर 1 ऐड कर दूंगा, तो -3 में 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2, और नीचे भी नई वाली पावर आ जाएगी, -2 प्लस c, हो गया, सिंपल, सही है। अब इंटीग्रेशन में भाई कोई प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल जैसी चीज़ नहीं होती। प्रोडक्ट रूल जैसी एक चीज़ होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट वो भी प्रोडक्ट रूल नहीं है, और वो जब आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हमारा ज्ञान है वो इतना ही है कि कोई प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल नहीं होता। तो अगर कहीं पे आपको कोई फ्रैक्शन दिख रहा है, कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, तो आप उसकी इंटीग्रेशन सीधे सीधे नहीं कर सकते, आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस में लाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। देखो अब जैसे ये है, तो इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट कोई भी कर सकता है, कर लोगे आप लोग, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा सा ज्ञान अपना यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी नॉलेज। 1 + cos 2 थीटा आपको पता होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 से 2 कट गया। 1/cos स्क्वायर क्या होता है भाई, sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मैंने पीछे बताई है, tan x होती है, हो गया, ठीक है। जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो इसीलिए sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, खत्म। जब तक इंटीग्रेशन नहीं करोगे तब तक ये इंटीग्रेशन का साइन साथ में लगाना है और dx भी लगाना है, कि अभी इंटीग्रेशन हुई नहीं है भाई, अभी इंटीग्रेशन इस फंक्शन की करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। जब कर दी इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देना है, ये dx भी हटा देना है, इसकी इंटीग्रेशन लिख देनी है और प्लस c लगा देना है। ये बातें याद नहीं रखी तो भैया आधा 1 नंबर टीचर काट लेगा, जो उसकी श्रद्धा हो। अब जैसे इधर भी दिख ही रहा होगा क्या करना है, 1 - cos 2x की आइडेंटिटी पता है ना, 2 sin स्क्वायर x, तो अभी तक तो हमने करी नहीं इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, dx भी लगा देंगे, 2 से 2 कट गया, 1/sin स्क्वायर क्या हो गया, cos x स्क्वायर। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं करी, अब कर देंगे तो भाई इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। cos x स्क्वायर x की इंटीग्रेशन याद होनी चाहिए थी, नहीं तो ये याद कर लो ये किसका डेरिवेटिव होता है, -cot x का, ठीक है, हो गया। आगे देखो भाई, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर से कोई क्वोशिएंट रूल वगैरह तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी ज्ञान आज तक तुमने अर्जित किया है, जो भी नॉलेज ली है, उसे यूज़ करो। cos 2x का फॉर्मूला होता है भाई एक 1 - 2 sin स्क्वायर x, मुझे तो पता है भाई, तुम्हें पता है नहीं पता है देख लो भाई, नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है। तो ये 2 sin स्क्वायर x और 2 sin स्क्वायर x तो कट गए, बढ़िया हो गया काम। अब ये क्या रह गया, 1/cos स्क्वायर, जो कि क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई,
10x। सही है। आज सारे बेसिक क्वेश्चन करूँगा बस, जैसे डेरिवेटिव का बेसिक सीखा था ऐसे ही बस हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब ये देखो भाई, अब हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन। ये a की पावर में बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है। अब आपको एक बात बतानी है कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन का कि a की पावर x की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो ये होती है a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक बात को समझ लो बच्चों, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x ही लिखा हो। आज तो इतना ही सीखना है हमने, x की जगह कुछ और होगा तब भी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। तो याद रख लेना, जितने भी फॉर्मूला में जहाँ पे x लिखा है, x का मतलब x ही है, x का मतलब x ही है। क्या a की पावर में x लिखा हुआ है? नहीं, बहुत कुछ लिखा हुआ है a की पावर में, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सारे के सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ तुम्हें पहले ही, आज अपना कुछ दिमाग मत चलाना होमवर्क में, एक बारी पीछे चल रहा हूँ। देखो ये देखो, जैसे साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x लिखी है, यहाँ पे x लिखा होगा तभी इंटीग्रेशन ये लिखनी है। x की जगह 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, x की पावर 2 लिखी हो, इंटीग्रेशन सब की होगी, लेकिन अभी हमें नहीं आती तो हम समझ लो अभी नहीं कर सकते। तो आज जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा उनका एंगल x ही होगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। अगर एंगल x नहीं है तो पहले बनाओ उसको x, फिर इंटीग्रेशन करो। सारे फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है जब जहाँ x लिखा है वहाँ x ही लिखा हो और कुछ ना लिखा हो। और कुछ लिखा है तो फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, और कुछ लिखा है तो क्या करना है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यूँ मत कह देना कि यहाँ t है यहाँ t है, अबे दोनों जगह t है तब भी तो बात एक ही है। मेरे कहने का मतलब है x की पावर 1 लिखी है ना जहाँ पे, वहाँ x की उतनी ही पावर होनी चाहिए और x ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ये साइन x लिखा है, साइन का एंगल x है, अगर साइन का एंगल log x होता तो भाई भूल जाओ भाई, अभी तो नहीं होनी उसकी इंटीग्रेशन, आगे होगी पर फिलहाल नहीं आती। साइन की इंटीग्रेशन तभी होगी जब उसका एंगल एक सुंदर सा सिर्फ x लिखा हो। ठीक है, अब यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे से नहीं होगी क्योंकि a की पावर में x नहीं है, a की पावर में बहुत कुछ है। तो ये बहुत कुछ का क्या करना है, इसके लिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए मेरे भाई आपको। लॉग की प्रॉपर्टीज़, लॉग की एक प्रॉपर्टी तो बहुत ही कॉमन है, m log n, ये तो सबको आती होती है। इसको लिख सकते हैं log n की पावर m, होती है ना ये प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाती है। तो जिनको नहीं पता तो अब पता लग गई होगी। तो ये लग रही है सबसे पहले तो इसमें देखो कैसे, ये लिखा है 3 log x to the base a, ये a बेस में लिखा है, इसका अभी कुछ नहीं करना हमें, ये आ गया ना तो ये पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगी a की पावर log x क्यूब टू द बेस a। ठीक है भाई, क्या हुआ समझ गए, ये जो m आगे था वो n की पावर में चला गया। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो पता है ना, यहाँ पे बेस e है तो वहाँ पे बेस a है, कुछ भी हो उससे क्या करना है मुझे। एक प्रॉपर्टी और होती है भाई, एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर a की पावर में log fx लिखा हुआ है, a की पावर में क्या लिखा है log fx, और उसका बेस भी a है, उसका बेस भी क्या है a है, तो वो सीधा fx के इक्वल होता है। ये भी log की प्रॉपर्टी है, मैंने पढ़ा रखी है, आपने देखी है नहीं देखी है पता नहीं भाई, log वाली वीडियो देखोगे तो सब दिखेगा उसमें कि a की पावर log fx लिखा है और उसका बेस भी अगर a है, मतलब ये दोनों सेम हैं, तो उसको सीधा fx लिख सकते हैं। ऐसे ही e वाली भी होती है एक आइडेंटिटी कि e की पावर log fx अगर लिखा है तो उसको भी सीधा fx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, e है। तो ये आपको याद होनी चाहिए भाई सारी। तो अब ये देखो लिखा है, ये वाली सेकंड वाली आइडेंटिटी देखो, a की पावर log x क्यूब टू द बेस है, ये भी a ये भी a, तो सीधा क्या लिख दो fx। यहाँ पे हमारा fx क्या हो गया, x क्यूब, तो सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब। तो भाई ये अभी तक log की प्रॉपर्टीज़ लग रही थी, इंटीग्रेशन नहीं हुई अभी तक, इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन साथ साथ चल रहा है। ठीक है, और dx भी चल रहा है। अब करूँगा इंटीग्रेशन। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला है ना, तो क्या होगी इंटीग्रेशन,
एक्स की पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, नीचे भी 4 प्लस सी हो गया भाई। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, बच्चों को प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होती तो भाई हो नहीं पाते, ठीक है ना। और आजकल तो वैसे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन CBSE बहुत दे रही है, तो ये वाले तो आने बहुत ज़रूरी हैं भाई, ठीक है। इधर देखो, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो फॉर्मूला पता है e की पावर x की इंटीग्रेशन, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, लेकिन आपको बता ही दिया पावर में x लिखा होगा तब ना, ये x कोई लिखा है तो बहुत कुछ लिखा है। लगाओ भाई कुछ ना कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाओ। क्या ये a इस x की पावर में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, जा सकता है ना। इस वाली प्रॉपर्टी से ये m पावर में चला जाएगा तो ये a पावर में चला गया। अब क्या ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं बन गई भाई, e की पावर में log fx लिखा है, e की पावर में क्या लिखा है log fx, तो ये पूरा अपना fx हो गया, उसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं fx, यानी ये आ गया x की पावर a। अब क्या इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हाँ, x की पावर कांस्टेंट ही तो है, तो x की पावर a की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस सी, ख़त्म। ऐसे अब तो ये भी हो जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले, ये जो x है ये a की पावर में चला जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, ये यही वाली प्रॉपर्टी e की पावर log fx इक्वल टू fx, तो e की पावर log ये fx हो गया पूरा, क्या आ जाएगा सीधा a की पावर x, और a की पावर x की इंटीग्रेशन तो पता ही है, ये रही क्या होती है a की पावर x अपॉन log a, ख़त्म। प्लस सी, प्लस सी जरूर लिख देना भाई, नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, पक्का कटेंगे। अब ये देखो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दो अलग अलग फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है, पर इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल जैसी चीज़ होती ही नहीं है। अब क्या करूं, क्योंकि बेसिस सेम है, नहीं है सेम, बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e इंटू ए होल पावर x? नहीं लिख सकता क्या भाई? लिख सकता हूँ ना, e इंटू ए होल पावर x तो लिख ही सकता हूँ। अब e इंटू ए क्या होता है, एक कांस्टेंट ही तो होता है, e खुद एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, तो e इंटू ए एक कांस्टेंट ही तो है, तो क्या सीधा ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग जाएगी? लग जाएगी भाई। a यहाँ पे क्या होता था, कांस्टेंट, पावर में x होना चाहिए, तो पावर में तो x है ही। a क्या होता था, कोई भी कांस्टेंट, तो e भी तो एक कांस्टेंट ही है अपने आप में, तो इसलिए ये लग जाएगी। लगा दो, क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, क्या आना था a की पावर x, हम क्या लिख देंगे e a की पावर x, और नीचे log a यानी log e a, हो गया डन, ठीक है। चले भाई आगे, चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये है बहुत ही समस्या वाला क्वेश्चन भाई, इसमें एक प्रॉपर्टी लगनी है। वैसे समस्या इतनी नहीं है, बस बात वही है कि अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद है तो फिर तो हीरो हैं हम, और नहीं याद है तो भाई फिर भी हीरो ही हैं, है कि नहीं। तो ये बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो a की पावर x लगा देना चाहिए था हमें, है ना, पर a की पावर x नहीं लगा सकता। क्यों, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि बेस तो कांस्टेंट है, a तो चल गया, पर पावर में x नहीं है, log x है, तो ये नहीं लग सकती भाई, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। अब क्या करूं, अब मैं कैसे करूं इसकी इंटीग्रेशन? इसमें x की पावर n मत लगा देना, कई बच्चे लगा देते हैं x की पावर n। अबे x की पावर n की इंटीग्रेशन कैसे लगा दोगे? उसमें तो बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट होती है, इधर कोई बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं लगेगी। अब क्या करूं? इसके लिए भाई एक लॉग की प्रॉपर्टी थी, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं है, कि x की पावर log y अगर कभी लिखा हो ना, तो उसको y की पावर log x लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, मैंने तो पढ़ाई है, नहीं तो वीडियो में जाके देखो, नहीं तो आपको एक PDF भेजा है कुछ पुराने दोस्त, जिसमें आपके सभी पुराने दोस्त सारे फॉर्मूले हैं, वहाँ भी मिलेगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए भाई, सब याद होना चाहिए जो जो उस PDF में है। कुछ भी याद नहीं है तो कहीं भी फंस जाओगे। तो x की पावर log y को क्या लिख सकते हैं हम, y की पावर log x। तो ऐसे ही 2 की पावर log x को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर log 2। सही है, 2 की पावर log x को क्या किया, x की पावर log 2। देखो ये इंटरचेंज हो गया ना x और y,
ऐसे मैंने 2 और x को इंटरचेंज कर दिया। अब इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है भाई, अब ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस में x है, बिल्कुल सही बात है, पावर n कांस्टेंट होनी चाहिए थी, तो log 2 एक कांस्टेंट नंबर ही तो है अपने आप में। log 2 क्या है? log 2 एक कांस्टेंट है, तो n मान सकते हो आप इसको। तो अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। इसकी तो पता ही आपको इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होती है ना। तो इसकी कर दो, क्या हो जाएगी? x की पावर log 2 + 1 अपॉन log 2 + 1, ख़त्म, डन, होगी भाई इंटीग्रेशन। सही है। अब कुछ लोग थोड़े इसमें स्टंट भी मार देते हैं आंसर को थोड़ा और सुंदर करने के लिए, वो तो तुमको भी आने चाहिए अब तक तो। जैसे log 2 + 1 को हम log e लिख सकते हैं, log e की वैल्यू पता है ना 1 होती है। तो log m + log n क्या होता है? log m × n होता है, तो ये 2 × e हो जाएगा। यानी log 2 + 1 को क्या लिख सकते हैं? log of 2 × e। तो वो ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी, ये log 2 + 1 को क्या लिख देते हैं? log of 2 × e। तो परेशान होने वाली बात नहीं है भाई कोई, ठीक है, हो गया। अब ये क्वेश्चन कई बारी भाई CBSE में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। ऐसे करे तो है पीछे अभी, ये 5 पावर में चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ये x की पावर 5 हो जाएगा, ये 4 भी पावर में चला जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे ये 3 भी यहाँ पावर में चला जाएगा, x³ हो जाएगा, ये 2 भी यहाँ पावर में चला जाएगा, ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तो अभी पीछे पढ़ाई थी, ये वाली कौन सी? e की पावर log fx, कि e की पावर में अगर log fx लिखा है तो सीधा उसे fx लिख दो। तो e की पावर में log fx लिखा है, fx क्या है यहाँ पे? x की पावर 5, तो सीधा हम इसको x की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये x की पावर 4, नीचे x³ और ये x²। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो भाई कोई क्वोशिएंट रूल तो होता नहीं है, अभी तो बताया था, क्वोशिएंट रूल जैसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। क्या करें? थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? x-1। नीचे से x² कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? x-1। कट गए दोनों, कट गए। x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, तो ऊपर कितनी रह जाएगी? x की पावर 2। अब तो हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। x की पावर n की क्या होती है इंटीग्रेशन? x की पावर n+1 यानी 3 अपॉन n+1 यानी 3 + c, हो गया, डन, ठीक है। तो चल रहे हैं भाई आगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्वोशिएंट रूल तो होता ही नहीं है, क्वोशिएंट रूल तो होता ही नहीं है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है। इनको अलग अलग लिख लो, x³ के नीचे x² अलग, 5x² के नीचे x² अलग, 4x के नीचे x² अलग, और 1 के नीचे भी x² अलग, ठीक है जी, सही है भाई। अब क्या करें? अब ये कट गई पावर, ये 3 है, ये 2 है, तो ऊपर कितनी पावर रह गई? 1, x बच गया, ये x² तो पूरा ही कट गया, क्या रह गया? 5। यहाँ पे x से स्क्वायर कट जाएगी, तो 4/x, और ये 1/x²। अब इन सब की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई रखी है कि भाई x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर 1 है ना, ये x की पावर n तो लग जाएगा सीधा सीधा, n+1, 1+1 कितनी हो जाएगी पावर? 2/2। 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 5x। 4/x, 1/x की आपको बताई थी मैंने, log x होती है ना। 1/x की याद रखना, कई बच्चे 1/x की इंटीग्रेशन x की पावर n से करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगी उससे, ठीक है। इसकी 1/x की इंटीग्रेशन हमेशा log x ही लिखनी है, और ये मॉड ज़रूर लगाना है। मॉड क्या दिखा रहा है कि log की जो डोमेन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, log के कभी भी डोमेन नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कभी भी कोई इंटीग्रेशन log करके आएगा कुछ तो मॉड ज़रूर लगाना है यहाँ पे। 1/x² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? -1/x। ये शायद मैंने तुम्हें फॉर्मूला में लिख के नहीं दिया, मुझे लग रहा है 1/x² की इंटीग्रेशन नहीं लिख के दी, नहीं लिखी तो अब भाई लिख लेना। 1/x² का k/x² कुछ भी लिखा हो तो सीधा -k/x लिख सकते हो,
डायरेक्ट। पता ही है आपको इसका डेरिवेटिव ये होता है, मैंने पढ़ा ही रखा है। वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, देखो हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है भाई। मैंने आपको पढ़ा रखा है k/x का डेरिवेटिव माइनस k/x² होता है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि कई बार आता है ये। तो बच्चे क्या करते हैं, इस x⁻2 को ऊपर लेके जाते हैं, -2 लिखते हैं, फिर वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं x⁻n। वो भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हो, छोटी सी बात है, पर इतना लंबा काम करना क्यों है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला और याद ही रख लो कि 1/x² की इंटीग्रेशन सीधा क्या लिखनी है, -1/x। ठीक है, अब जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है ना, तो भैया प्रोडक्ट रूल तो लगा नहीं सकते, ऐसे होएगी नहीं इंटीग्रेशन यानी। तो क्या करें, इस x⁻½ को √x को लिख सकता हूँ ना, x⁻½ इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो। तो ये x⁻½ हो गया और ये x × x⁻½ तो ये x⁻½ है और ये दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएगी। इस वाले की पावर 1 है, इस वाले की ½ है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + ½ कितना हो जाएगा, 3/2। अब हो जाएगी इंटीग्रेशन, सही है ना। अब कहीं पे भी प्रोडक्ट तो है नहीं, तो x⁻n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, x⁻n + 1, पावर 1 ऐड हो जाती है, तो ½ + 1 कितनी हो जाएगी, 3/2/3/2। ये तो सिंपल फार्मूला है, पावर हमेशा 1 बढ़ा दो और जो पावर आ गई उसी को नीचे लिख दो। ऐसे इधर पावर 1 बढ़ गई, इसकी भी 5/2, नीचे भी 5/2, सही है। एक स्टेप और करना होता है, मैं करा नहीं पीछे किसी भी क्वेश्चन में मैंने, ये बस इसको सिंप्लीफाई करना है कि 2 को ऊपर ले आए, 2/3 x⁻3/2, इधर भी 2 को ऊपर ले आए। ठीक है, धीरे धीरे अभी तुम्हारे में परफेक्शन आएगा तो तुम सीधा भी ये स्टेप लिख दिया करोगे, टाइम लगेगा थोड़ा प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसका करना है, होल पावर दे रखी है, तो बेस पावर रूल भी नहीं होता भाई इंटीग्रेशन में, कोई बेस पावर रूल भी नहीं होता, तो ये पावर मेरे को खोलनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले खोलो इसको, a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो √x का स्क्वायर करूँगा तो x आ जाएगा, ठीक है ना। फिर +b², तो 1/√x का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1/x। फिर +2ab, सोचो क्या आएगा 2ab, सोच नहीं सकते तो कॉपी पेन पे खोलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना काम तो तुम्हारे लिए छोड़ ही दूंगा मैं। अब ये 2 आ जाएगा भाई। जिनको समझ में नहीं आ रहा 2 कहाँ से आया, अपना दिमाग खर्च करो, अपने पेन की इंक खर्च करो, कॉपी पे लिखो, तसल्ली से होल स्क्वायर खोलो, दिखेगा 2 आएगा। ये दिखेगा होल स्क्वायर खोल के ये आएगा, जिनको नहीं दिख रहा लिखो, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सीधा, तो ये x⁻1 है, क्या हो जाएगा n+1 यानी पावर 2/2। 1/x का तो बता ही रखा क्या होता है, log x। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2x, सही है ना। +c जरूर लगाना भाई, c नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर आ गया है, फिर होल पावर दे रखी है, तो खोलना ही है, बस खोलो भाई इसको खोलना है। होल क्यूब का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए बस, ठीक है ना।